जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज यूट्यूब चैनल पे। और बताइए, और सब ठीक है? उम्मीद करते हैं हम जो पढ़ा रहे हैं वो बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। आपका जो डाउट होगा, कॉन्सेप्ट होगा, वो क्लियर हो रहा होगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? गांधी युग को पढ़ रहे थे। गांधी युग आधुनिक इतिहास का जो अंतिम चैप्टर है वो गांधी युग में ही आता है। मतलब 1920 से लेकर के 1919-20 से 1947 तक का जो समय है उसमें गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसी वजह से उस समय को गांधी युग कहा गया। तो गांधी युग से रिलेटेड पीछे लगभग 5-6 क्लास हो चुका है। अगर आप उस क्लास को नहीं किए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज पे जाइए। वहां पे प्लेलिस्ट बना हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से। वहां पर आप शुरू से जो है आधुनिक इतिहास के क्लास को कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो साथियों, आज की क्लास को चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि ये अपना YouTube चैनल उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज, इसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए और कमेंट भी कीजिए। अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं वीडियो से संबंधित, कुछ और जानकारी चाहिए आप लोगों को, या कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक, और कमेंट करने का ये मतलब नहीं है कि उल्टा सीधा कमेंट कर दीजिएगा। मतलब संवैधानिक तौर से कमेंट करना है, मतलब अच्छे अच्छे बात लिख करके कमेंट करना है। ठीक, तो आइए इन्हें से गलियाना ही चालू कर दीजिए। तो गलियाइए क्या है भाई, हम किसी कुछ बिगाड़े थोड़ी हैं जो कोई गलियाएगा। ठीक है, तो आइए 1934 से 1940, पिछले क्लास में हम लोगों ने ये समझाने का प्रयास किया हमने कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ। संभवतः ये हम लोग पढ़ चुके थे 1930 में, 1931 और 1932। तीनों को गोलमेज सम्मेलन हुआ। 3 गोलमेज सम्मेलन में से मात्र दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ था उसमें कांग्रेस भाग लिया था। कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी गए थे। 1931 में महात्मा गांधी गए। 1932 में फिर गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। क्यों भाग नहीं लिया था? जब महात्मा गांधी 1931 में गए थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, तो वहां पर ये डोमिनियन स्टेट्स की मांग रखना चाहते थे कि भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दे दिया जाए, लेकिन अंग्रेज नहीं माना। वो जो है धर्म के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर जो है मुद्दों से भटकाने का कोशिश किया, जिस वजह से महात्मा गांधी बीच में ही वहां से चले आए। तो आप याद रखिएगा, कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। वही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए थे। 1930 में भी गए थे, 31 में भी गए थे और 1932 में भी गए थे। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन हुआ। उसके बाद भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना समझौता भी हुआ था। महात्मा गांधी के बीच पूना समझौता पूना के यरवदा जेल में हुआ था अंबेडकर के साथ। ये सब बात हमने पिछली क्लास में बता दिए हैं। और जब भीमराव अंबेडकर को, मतलब दलितों को जो पृथक निर्वाचन का अधिकार मिलने वाला था, इसका लेकर के महात्मा गांधी विरोध कर रहे थे। और 20 सितंबर 1932 से महात्मा गांधी मतलब भूख हड़ताल पे बैठ गए थे, आमरण अनशन पर बैठ गए थे कि जब तक अंबेडकर दलितों को मिलने वाला पृथक निर्वाचन के अधिकार को वापस नहीं लेते हैं तब तक हम आमरण अनशन पे रहेंगे। और आप ये चीज को याद रखिएगा, 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था। पूना समझौता, ठीक है, तो ये डेट आप याद रखेंगे। 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच क्या हुआ था? पूना समझौता हुआ था, जिसमें अंबेडकर को महात्मा गांधी ने आश्वासन दिलाया कि दलितों को विधानसभा में जो राज्य की विधानसभा है उसमें दलितों के लिए सीट का आरक्षण किया जाएगा और 71 सीट से बढ़ा करके 147 सीट दलितों के लिए आरक्षित रहेंगे, जो भारत के विभिन्न राज्य के जो विधानसभा है वहां से दलितों को सीट दिया जाएगा, न कि पृथक निर्वाचन के आधार पर। पृथक निर्वाचन के आधार पर सीट नहीं मिलेगा, बल्कि संपूर्ण भारत के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से दलितों के लिए सीट का आरक्षण किया जाएगा। उसके बाद संविधान में दलितों को आरक्षण मिलेगा। ये सब बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक्सेप्ट किया। उसके बाद पुनः समझौता खत्म हो गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों के जो पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था इसको एक्सेप्ट नहीं किए, इसको फिर लौटा दिए। ठीक, तो ये सब बात था जिसको हमने बता दिया था। तो 1932 तक जो पूना समझौता हुआ, यहां तक जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आइए इससे आगे हम लोग 1934 से लेकर के 1940 के बीच में जो घटनाएं घटित होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। एक एक करके पढ़ेंगे, एकदम बारीकी से पढ़ते चलेंगे। आप बस वीडियो के अंत तक बने रहें
क्लास को लास्ट तक देखिए, लास्ट तक आप बने रहे वीडियो के, आपको एक एक बात जो है यहाँ से समझ में आएगी। तो आइए 1934 को हम लोग स्टार्ट करते हैं कि 1934 से फिर क्या हुआ। 32 तक तो ये सब घटना घटित हो गया है, अब 1934 में देखते हैं क्या होता है। 1934 में दोस्तों कई प्रकार की घटनाएं घटित होती है, कई प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं, ठीक है। कई प्रकार की घटनाएं 1934 में घटित होती है। सबसे पहले कांग्रेस के अंदर कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया जाता है। 1934 में ही कांग्रेस के अंदर कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया जाता है। यह गठन होता है दोस्तों 1934 में, ठीक। तो यहां से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि कांग्रेस के अंदर कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कब किया गया था? तो 1934 में किया गया था। 1934 में किया गया था। ये क्यों किया गया था? तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन इसलिए किया गया था कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग कांग्रेस के भीतर रह करके ही समाजवाद की स्थापना करना चाहते थे, मतलब समाजवादी विचारधारा की स्थापना करना चाहते थे। समाजवाद बोले तो मतलब समाजवाद का सीधे अर्थों में समझिए, मतलब समाज में सभी प्रकार के लोगों को समान अधिकार मिले, किसी भी लोगों को उनके अधिकार से वंचित नहीं किया जाए, ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाया जाए, यही सब तो समाजवाद है। समाज में समता स्थापित किया जाए, यही तो समाजवाद है। उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच में कोई अंतर न रहे, यही तो समाजवाद है। सभी को मूल अधिकार मिले, सभी को जो है एक समान दर्जा मिले, सभी को जो है मतलब समाज में समानता स्थापित करना, समाज में समानता स्थापित करना, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, लिंग के नाम पर भेदभाव न हो, ये सब जो है भेदभाव न हो। तो कांग्रेस जो है समाजवादी पार्टी की स्थापना करके समाजवाद लाना चाहती थी, मतलब समाज में समाजवादी परिवर्तन करना चाहती थी कांग्रेस। इसलिए कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कब किया गया? 1934 में किया गया, ठीक है। और कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन आचार्य नरेंद्र देव, उसके बाद जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, ये सब ने मिलकर के किया, तो ये सब नाम को आपको याद रखना होगा। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन 1934 में जब किया गया था तो कौन कौन मिलकर के किया था? तो आप 2-3 व्यक्ति का नाम याद रख लीजिए, इससे जो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर रहेगा। आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, ये सब लोगों ने मिलकर के कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया। और वहीं आचार्य नरेंद्र देव को कांग्रेस समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। तो आप याद रखेंगे कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन 1934 में हुआ था। तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष कौन बना था? तो आचार्य नरेंद्र देव को अध्यक्ष बनाया गया था। वहीं जेपी मतलब जयप्रकाश नारायण की बात करें तो ये महासचिव बने थे, ये महासचिव के पद पे थे, ठीक। महासचिव के पद पे कौन थे? जेपी थे, मतलब जयप्रकाश नारायण थे। 1934 में एक और घटना घटित हुई। ये जो घटना घटित हुआ ये तो आप समझ गए, कांग्रेस के अंदर कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया, ठीक। और ये इसका गठन 1934 में किया गया, ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, जहां तक हम उम्मीद करते हैं समझ ही गए होंगे। उसके बाद 1934 में बिहार में भूकंप आया। बिहार में क्या आया? बहुत ही बड़ा भूकंप आया था 1934 में, बहुत ही तीव्र गति से जो है बिहार में 1934 में भूकंप आया। 1934 के बाद आज तक वैसा भूकंप नहीं आया जैसा भूकंप 1934 में आया। तो आप याद रखेंगे 1934 में बिहार में बहुत ही तीव्र गति से क्या आया था? भूकंप आया था। और इस भूकंप के दौरान बिहार में लाखों की हानि हुई थी, लाखों जान माल की हानि हुई थी, कई सारे लोग मारे गए, कई सारे घर गिर गए, कितने लोग घर के नीचे दब करके मर गए। तो लाखों जान माल की हानि हुई बिहार भूकंप के दौरान। और ये 1934 में आया था बिहार में भूकंप, ठीक। सबसे विनाशकारी भूकंप जो है बिहार में 1934 में आया था। उस समय क्या हुआ कि डब्ल्यू जी आर्चर बिहार की यात्रा पर आए। डब्ल्यू जी आर्चर ये अंग्रेज अधिकारी था, डब्ल्यू जी आर्चर, ठीक। डब्ल्यू जी आर्चर 1934 में जब बिहार में बहुत ही विनाशकारी भूकंप आया, प्रलय जैसा भूकंप आया, तो डब्ल्यू जी आर्चर एक अंग्रेज अधिकारी था, वो जो है बिहार में आया, बिहार के दौरा पे आया। आप जानते होंगे, आप ये चीज देखे होंगे कि गांव समाज में किसी भी तरह की घटनाएं घटित होती है तो नेता मंत्री लोग जाता है संतावना देने के लिए, जैसे कि
कोई बहुत सारा घटना घटित हो गया, किसी गांव में आग लग गया, किसी गांव में जो है एक्सीडेंट में लोग मर गए, या किसी गांव में मतलब बहुत ही बुरे तरीका से जो है प्राकृतिक घटना घट गई, प्राकृतिक घटना घट गई, बाढ़ से आने से जो है कई लोगों का घर बह गया। तो ये सब जो घटनाएं बड़े तौर पर घटती है, तो आप देखे होंगे कि नेता, मंत्री, विधायक, एमपी ये सब जो है जाता है मिलने के लिए, लोगों को सांत्वना देने जाता है, मिलने जाता है। उसी प्रकार से 1934 में जब बिहार में भूकंप आया था, तो डब्ल्यू जी आर्चर नामक एक अंग्रेज अधिकारी था, ठीक, वो जो है बिहार में यात्रा पर आया था, बिहार में यात्रा पर आया था। और बिहार में ये यात्रा पर आया तो ये उत्तर बिहार में गया था। कहां पर गया था? उत्तर बिहार में, उत्तर बिहार। और उत्तर बिहार में ये मधुबनी के क्षेत्र में गया था, मधुबनी के क्षेत्र में, मधुबनी, सुपौल, मधुबनी उधर ही पड़ता है। सुपौल मधुबनी के क्षेत्र में जो है डब्ल्यू जी आर्चर गया था। तो डब्ल्यू जी आर्चर जब मधुबनी के क्षेत्र में गया, सुपौल के क्षेत्र में गया, तो वहां पर देखा कि घर में उस समय जो घर फूस का हुआ करता था, फूस का मतलब टाटी का जो घर बनता है, लकड़ी का टाटी का घर बांध करके और ऊपर से फूस डाल दिया जाता है, खट्टा कोरो ये सब दे करके जो है ऊपर से छावनी कर दिया जाता है। तो उस समय घर फूस का हुआ करता था। तो ये देखा फूस के घर में, और कच्चे दीवारों का भी घर हुआ करता था, ईटा को मिट्टी के साथ जोड़ करके, गिलावा पे जोड़ करके कच्चे दीवारों का भी घर बनाया जाता था और उसके ऊपर फूस डाल दिया जाता था। तो डब्ल्यू जी आर्चर देखा कि ये घर का जो दीवार है उस पर पेंटिंग बनाया हुआ है, बहुत ही मतलब शानदार तरीका से पेंटिंग बनाया हुआ है। और डब्ल्यू जी आर्चर को वो पेंटिंग बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो डब्ल्यू जी आर्चर ने वो पेंटिंग को निखारने का मतलब प्रयत्न किया, मतलब निखारने का प्रयत्न किया, या फिर बड़े स्तर पर उस पेंटिंग को पहचान दिलाने की कोशिश की। और उस पेंटिंग का नाम था दोस्तों मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग। तो इस तरीका से कह सकते हैं कि मधुबनी पेंटिंग को एक पहचान दिलाने का काम, एक पहचान दिलाने का काम, या उस गांव से, मधुबनी के क्षेत्र से बाहर ला करके पहचान दिलाने का काम डब्ल्यू जी आर्चर के द्वारा किया गया। क्योंकि डब्ल्यू जी आर्चर तो वहां गया था लोगों को मदद करने के लिए, क्योंकि भूकंप आया था, विनाशकारी प्रलय हुआ था, भूकंप में लोगों को मदद करने गया था। वहां जो है दीवार पर देखा पेंटिंग, बहुत अच्छा अच्छा जो है राम भगवान की, सीता माँ की, ये सब जो है बहुत अच्छा अच्छा जो है मधुबनी पेंटिंग की कलाकृतियां देखी, तो पेंटिंग इसको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो मधुबनी पेंटिंग को जो है एक पहचान दिलाने की कोशिश किया डब्ल्यू जी आर्चर। उसके बाद बिहार भूकंप के दौरान बिहार में महात्मा गांधी भी आए थे, महात्मा गांधी का भी आगमन हुआ था, ठीक, महात्मा गांधी का भी है दोस्तों बिहार भूकंप के दौरान क्या हुआ था? आगमन हुआ था। और महात्मा गांधी जब आए थे तो ये दानापुर रेलवे स्टेशन पर उतरे थे, दानापुर रेलवे स्टेशन। दानापुर रेलवे स्टेशन बहुत ही ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है, बहुत पुराना रेलवे स्टेशन है। सोचिए 1934 में भूकंप हुआ और उसी समय से जो है, उससे पहले से ही दानापुर रेलवे स्टेशन जो है अपने इस मतलब 1934 से पहले से ही जो है दानापुर रेलवे स्टेशन जो है स्थापित है, मतलब वहां पर ये कह सकते हैं। तो महात्मा गांधी जो है 1934 में कहां पर आए? सबसे पहले दानापुर रेलवे स्टेशन पर आए। दानापुर रेलवे स्टेशन पर उतरे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इत्यादि लोगों ने जो है महात्मा गांधी का क्या किया? स्वागत किया, महात्मा गांधी का स्वागत किया। उसके बाद महात्मा गांधी यहां से मुंगेर जाते हैं, मुंगेर जाते हैं। महात्मा गांधी दानापुर रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं और मुंगेर जाते हैं, और मुंगेर के घोरहट गांव में जाते हैं, घोरहट, मुंगेर के घोरहट गांव में जाते हैं महात्मा गांधी। वहां पर जाकर के लोगों से मिलते हैं, घोरहट के गांव में जाकर के लोगों से मिलते हैं, लोगों को सांत्वना देते हैं। तो घोरहट गांव से ये कहानी ये जुड़ा हुआ है कि मुंगेर का जो घोरहट गांव था, वो घोरहट गांव के लोग लाठी बनाते थे, लाठी, संडल बनाते थे, हंटर कह सकते हैं, या लाठी बनाते थे बांस से, जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है लाठी बनाते थे घोरहट के लोग। और घोरहट के लोग लाठी बना करके उस लाठी को अंग्रेजों के द्वारा बेचते थे। उस लाठी को जो है पहले तेल पिलाते थे, तेल पिला करके उसको आग में पकाते थे, फिर तेल पिलाते थे, उसके बाद उसको धूप में सुखाते थे। इससे वो जो लाठी है वो बहुत मजबूत हो जाता था। और घोरहट का लाठी उस समय काफी प्रसिद्ध था, मुंगेर के घोरहट का लाठी बहुत प्रसिद्ध था, और अंग्रेजों के हाथे वो बेचा करते थे, और अंग्रेज उस लाठी का प्रयोग
भारतीय क्रांतिकारियों के ऊपर दमनात्मक कार्रवाई करते हुए करता था। मतलब भारतीय क्रांतिकारियों को पीटने के दौरान जो है उस लाठी का प्रयोग करता था। तो घोरहट के लोगों ने महात्मा गांधी को एक लाठी मतलब उपहार स्वरूप दिया। उपहार स्वरूप महात्मा गांधी को घोरहट के लोगों ने बांस से बनी हुई लाठी देने का प्रयास किया, लेकिन महात्मा गांधी ने उस लाठी को लेने से पहली बार इनकार कर देते हैं, कहते हैं हम लाठी नहीं लेंगे। फिर लोगों द्वारा महात्मा गांधी से रिक्वेस्ट किया जाता है, अनुनय विनय किया जाता है, तो महात्मा गांधी वहां के लोगों को बैठा करके पहले संकल्प कराते हैं, हम इस लाठी को उपहार स्वरूप हम तभी लेंगे जब आप पूरे गांव वाले इस लाठी को अंग्रेजों के हाथ न बेचेंगे तब, क्योंकि इस लाठी को आप अंग्रेजों के हाथ बेचते हैं तो अंग्रेज इसी लाठी का प्रयोग हमारे भारतीय क्रांतिकारियों के ऊपर करता है। मतलब जो स्वतंत्रता के लिए, भारत को आजादी दिलाने के लिए जो क्रांतिकारी लड़ाई लड़ रहे हैं उसके ऊपर जो है अंग्रेज इसी लाठी से दमनात्मक कार्रवाई करता है। फिर गांव के लोगों ने विचार किया, ठीक है गांधी जी के बात को हम एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं। गांव के लोग सब जमा हुए, इस बात पर विचार विमर्श हुआ, गांव के लोगों ने स्वीकार किया महात्मा गांधी की बात को, तो ठीक है हम अंग्रेजों के हाथों इस लाठी को हम नहीं बेचेंगे। तब जाकर के महात्मा गांधी ने घोरहट के लोगों के द्वारा दिया गया उपहार स्वरूप उस लाठी को अपना लिया। और गांधी जी के हाथ में एक लाठी देखते होंगे, एक लाठी, वो लाठी वही है घोरहट के लोगों ने, यानी कि मुंगेर के घोरहट के लोगों ने, मुंगेर के घोरहट गांव के लोगों ने महात्मा गांधी को वो लाठी उपहार स्वरूप दिया था, जिसको महात्मा गांधी अपने अंतिम चरण तक, अंतिम क्षण तक जो है उस लाठी को अपने हाथ में पकड़े रहा। इतना जो है महात्मा गांधी को उस लाठी से प्यार हो गया था। मतलब घोरहट के लोगों के प्रति महात्मा गांधी का लगाव हो गया था, या प्रेम हो गया था, या फिर महात्मा गांधी के विचारों को घोरहट के लोगों ने मान लिया था कि हम अंग्रेजों को ठीक है हम लाठी नहीं देंगे। तो उसी की याद में जो है महात्मा गांधी अंतिम क्षण तक उस लाठी को अपने साथ अपनाए रखते हैं, क्योंकि वो उपहार स्वरूप मिला था घोरहट के लोगों के द्वारा। तो ये सब कहानी था 1934 में, जो कि हमने आपको बताया। ठीक, 1934 में ये सब घटनाएं घटित हुई। ठीक है, अब इससे आगे देखिए क्या होता है, समझ गए। देखिए इतना विस्तार से एक एक कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर रहे हैं, इतना विस्तार से एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके समझा करके हम बता रहे हैं, फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, फिर भी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं कि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसलिए नहीं करते हैं। अगर डिजिटल बोर्ड रहता तो शायद आप तक वीडियो और अच्छे से पहुंचता, और अच्छे क्वालिटी में पहुंचता, आप लोगों को भी मजा आता पढ़ने में। लेकिन डिजिटल बोर्ड नहीं है, व्हाइट बोर्ड ही है, लेकिन व्हाइट बोर्ड पर भी हम किसी भी प्रकार की कटौती नहीं कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की कटौती नहीं कर रहे हैं। आपको क्या, आपको तो लेक्चर सुनने से ना मतलब है, सब बात हम बोल करके समझा ही रहे हैं। आप उस बात को समझिए, सोचिए, फिर नोट्स लिखिए, जो बातें हमें लग रहा है उसको बोर्ड पर लिख ही रहे हैं। तो डिजिटल बोर्ड रहे चाहे व्हाइट बोर्ड रहे, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर करके साथियों हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है, आप लोगों का भी फर्ज बनता है, मौलिक कर्तव्य है, अधिकार तो नहीं है कह सकते हैं, लेकिन आप लोग का तो ये कम से कम मौलिक कर्तव्य होना चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे और थोड़ा शेयर भी कर दे। तो ठीक है दोस्तों, चलिए आगे, अब इससे आगे घटनाएं जो घटित होती है वो पढ़ते हैं। अब 1934 के बाद 1935 में आइए। 1935 में हमने आपको बार बार बताया था, 2-3 बार चर्चा किया है कि 1928 में जो साइमन कमीशन का आगमन हुआ, वो साइमन कमीशन के विचार विमर्श हेतु साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट दिया, उसी रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने हेतु लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ। गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930 में हुआ, 31 में हुआ, 32 में हुआ। जब तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान जो रिजल्ट निकल करके आया, उसके दौरान जो है भारत शासन अधिनियम 1935 अंग्रेजों के द्वारा जो है भारत शासन अधिनियम 1935 बनकर के तैयार हुआ। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 बनकर के तैयार हुआ और 1936 में इसको जो है भारत में लागू किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 में बनकर के तैयार हुआ, 1936 में इसको लागू किया गया। और जो भी वर्तमान में जो संविधान है, उस संविधान के अधिकतर जो प्रावधान है भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है, क्योंकि हमने आपको बताया है कि साइमन कमीशन का काम भारत शासन अधिनियम 1919 की जांच पड़ताल करना था, उसके द्वारा चलाए जा रहे शासन भारत में कहां तक विकास हुआ है उसका जांच पड़ताल करना था, और भावी संविधान का प्रारूप भी तैयार करना था साइमन कमीशन का काम। तो साइमन कमीशन ने जो अपना रिपोर्ट दिया, उसी रिपोर्ट के तहत भारत शासन अधिनियम 1935 बनकर के तैयार हुआ और 36 में इसे लागू कर दिया गया। और भारत शासन अधिनियम 1935 में ही यह प्रावधान था कि राज्य विधानसभा में चुनाव होगा। राज्य विधानसभा में क्या होगा?
राज्य विधानसभा में क्या होगा, चुनाव होगा। राज्य विधानसभा में चुनाव होना था, ठीक है। तो ये राज्य विधानसभा में जो चुनाव होना था, इसका प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 में ही किया गया था कि राज्य में जो है विधानसभा में क्या होगा, चुनाव होगा। जब भारत शासन अधिनियम 1935 बन के तैयार हुआ, भारत आया, तो कांग्रेस ने तो सबसे पहले आलोचना की। कांग्रेस ने इसकी आलोचना की, बहुत लोगों ने बहुत तरह की बातें की। उसके बाद आलोचना करने के बाद 1936 के कांग्रेस अधिवेशन हुआ। तो कांग्रेस के 1936 के अधिवेशन में कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पारित कर दिया कि कांग्रेस जो है ये राज्य विधानसभा के चुनाव लड़ेगी। मतलब कांग्रेस राज्य विधानसभा के चुनाव में क्या लेगी, भाग लेगी, ठीक है। और आगे चल करके कांग्रेस जो है 1937 में जो विधानसभा का जो चुनाव होता है, मतलब प्रांतीय विधानसभा, राज्य उस समय तो राज्य था नहीं, प्रांत था, तो प्रांतीय विधानसभा भी कह सकते हैं, ठीक, प्रांतीय विधानसभा कह सकते हैं। तो 1936 के अधिवेशन में कांग्रेस ये प्रस्ताव पारित करती है कि कांग्रेस प्रांतीय विधानसभा में भाग लेगी, कांग्रेस विधानसभा चुनाव में भाग लेगी। और 1937 में क्या होता है दोस्तों, विधानसभा का चुनाव होता है। 1937 में प्रांतीय विधानसभा का चुनाव होता है। तो यहां से 1935 के भारत शासन अधिनियम समझ में आ गया होगा, ठीक। और उसी में प्रावधान था कि 1937 में क्या होगा, भारत शासन अधिनियम 1935 में ही प्रावधान था कि 1937 में जाकर के प्रांतीय विधानसभा का चुनाव होना है। प्रांतीय विधानसभा का चुनाव होना है। उसके बाद जो है कांग्रेस क्या करती है, चुनाव लड़ती है। 11 प्रांत में चुनाव होने वाला था। 11 प्रांत में जो है चुनाव होने वाला था। अब वो प्रांत को देखिए, सबसे पहले देखिए उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, ठीक। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के बाद सिंध के बाद पंजाब के बाद मध्य प्रांत के बाद संयुक्त प्रांत, ठीक है। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत हो गया, सिंध हो गया, पंजाब हो गया, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत हो गया। उसके बाद मुंबई, मद्रास, बंगाल, 5 के बाद 6 में मुंबई, उसके बाद 7 में मुंबई, मद्रास, उसके बाद बंगाल, उसके बाद उड़ीसा, मुंबई, मद्रास, बंगाल, उड़ीसा, उसके बाद बिहार और असम। उड़ीसा के बाद बिहार और असम, 11 प्रांत हो गया। देख लीजिए असम। तो ये 11 जो प्रांत थे, अगर हम इसको भारत के मानचित्र पर समझने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर तो उतना जगह भी नहीं है कि मानचित्र बनाया जाए, लेकिन फिर भी हम आपको समझाने का प्रयास करते ही हैं। देखिए असम को नीचे लिख देते हैं, असम, ठीक। ये देखिए भारत का मानचित्र, ऐसे समझ लीजिए। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की बात करें तो यहाँ जो वर्तमान में जो है पाकिस्तान का क्षेत्र आता है। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत यानी कि पाकिस्तान के आसपास का क्षेत्र। उसके बाद सिंध, ये भी पाकिस्तान में आता था। सिंध की बात पंजाब भी यहाँ पर है, आधा पंजाब पाकिस्तान में है और आधा पंजाब कहाँ है, तो भारत में। पंजाब भी जो है यहाँ पर आता था। पंजाब के बाद मध्य प्रांत बोले तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। संयुक्त प्रांत बोले तो उत्तर प्रदेश और अवध का क्षेत्र जो है संयुक्त प्रांत कहलाता था। उसके बाद मध्य प्रांत तो बता दिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। वहीं मुंबई की बात करें तो यहाँ पर मुंबई के बाद मद्रास की बात करें तो यहाँ पर मद्रास के बाद यहाँ इधर जो है, इधर बंगाल आ जाएगा आपका। बंगाल के नीचे जो है बिहार आ जाएगा और बिहार के नीचे ही दोस्तों उड़ीसा आ जाएगा और इधर जो पूर्वोत्तर भारत है वहां पर असम आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से समझ गए। मध्य प्रांत में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र आता था। इधर जो महाराष्ट्र मुंबई हो गया, इधर जो है मद्रास हो गया। उसके बाद पूर्वोत्तर भारत में असम हो गया। यहाँ पर बंगाल का क्षेत्र था, बंगाल के नीचे उड़ीसा था, बंगाल के नीचे बिहार था, बिहार के नीचे क्या था, उड़ीसा था, बिहार के नीचे उड़ीसा था। उसके बाद यहाँ पर जो है संयुक्त प्रांत था। संयुक्त प्रांत के बाद पंजाब था यहीं पर, सिंध यहीं पर था। तो ये जो 11 प्रांत है, ये 11 प्रांतों में जो है चुनाव होना था। 11 प्रांतों में भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में क्या हुआ, प्रांतीय विधानसभा का चुनाव हुआ। 11 प्रांत में क्या हुआ, चुनाव हुआ।
ये 11 प्रांत में कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट उतारा, 11 प्रांत में कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट उतारा। जब कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट उतारा तो यहां पर कांग्रेस को 5 राज्य में जो है पूर्ण रूप से बहुमत मिला। 5 राज्य कौन? तो मध्य प्रांत, मध्य प्रांत हो गया, संयुक्त प्रांत हो गया, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, उसके बाद बिहार, उड़ीसा और मद्रास। बिहार किधर है? बिहार, उड़ीसा और मद्रास। 5 गो क्षेत्र में, मतलब 5 गो प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। कौन कौन 5 क्षेत्र में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला? तो मध्य प्रांत में मिला और संयुक्त प्रांत। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का क्षेत्र ऐसे आप याद रख सकते हैं, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत। उसके बाद बिहार, उड़ीसा और मद्रास, बिहार, उड़ीसा और मद्रास, ये 5 गो प्रांत में कांग्रेस को क्या मिला? पूर्ण बहुमत मिला। मतलब भारी मात्रा में जो है इसको पूर्ण बहुमत मिल करके मतलब जीत प्राप्ति हुई, मतलब जीत मिला, कांग्रेस को पूर्ण बहुमत से जीत मिला। ठीक है। उसके बाद 3 राज्य में कांग्रेस बड़ी पार्टी बनकर के उभरी। 3 राज्य, मुंबई, असम, मुंबई यहां पर है, मुंबई यहां पर है, मुंबई में कांग्रेस। उसके बाद असम नीचे है, असम में मुंबई, असम और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, मुंबई और असम। 3 राज्यों में कांग्रेस भारी पार्टी बनकर के उभरी, मतलब एक बड़ी पार्टी बनकर के उभरी। वहीं सिंध, पंजाब और बंगाल, सिंध, पंजाब और बंगाल में कांग्रेस को जीत नहीं मिला। सिंध, बंगाल और पंजाब में कांग्रेस को जीत नहीं मिला। यहां से आप फिर से समझिए, 11 प्रांत में प्रांतीय विधानसभा का चुनाव हुआ। 11 प्रांत में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। 11 प्रांत में से 5 प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला, मतलब भारी मात्रा में जीत मिली। मध्य प्रांत में मिला, संयुक्त प्रांत में मिला, मद्रास में मिला, बिहार में मिला और उड़ीसा में मिला। बिहार, उड़ीसा, मद्रास, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, 5 प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत से जीत मिला। 3 प्रांत में कांग्रेस बड़ी पार्टी बनकर के उभरी, मुंबई, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और असम। असम, मुंबई और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, 3 प्रांत कांग्रेस बड़ी पार्टी बनकर के उभरी। वहीं पर बंगाल, सिंध और पंजाब, बंगाल, सिंध और पंजाब, ये तीनों में जो है कांग्रेस को हार मिला, कांग्रेस को हार मिला। अब 5 गो राज्य में तो कांग्रेस जीता ही जीता है कांग्रेस। तो 5 राज्य में कांग्रेस अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, मतलब उस समय जो प्रांत का मुख्यमंत्री होता था उसको प्रधानमंत्री बोला जाता था। कांग्रेस अपना सरकार 5 राज्यों में तो आसानी से बना लेता है। कौन कौन राज्य में बनाता है? तो मध्य प्रांत में उसको जीत मिला, संयुक्त प्रांत में जीत मिला, उसके बाद बिहार में जीत मिला, बिहार के बाद उड़ीसा में जीत मिला और मद्रास में जीत मिला। तो बिहार, उड़ीसा, मद्रास, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत में कांग्रेस सरकार बना लिया। 5 के बाद 3 और प्रांत में कांग्रेस सरकार बनाया। कहां कहां? उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, मुंबई और असम, ये तीनों राज्यों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी थी। तो 5 और 3 8 राज्यों में कांग्रेस अपना सरकार बना लेता है, 8 राज्यों में। वहीं 3 राज्य की बात करें तो बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी सरकार बनाती है। बंगाल में कौन बनाती है? कृषक प्रजा पार्टी अपना सरकार बनाती है और मुस्लिम लीग इसको सपोर्ट करता है। कहने का मतलब ये समझिए कि 11 प्रांत में मुस्लिम लीग ने भी अपना कैंडिडेट उतारा था, मुस्लिम लीग भी चुनाव लड़ा था, लेकिन मुस्लिम लीग का सुपरा साफ था, मुस्लिम लीग को जीत नहीं हुआ था, मतलब उतनी ज्यादा सीटें नहीं लाई थी जितना कि लाना चाहिए था सरकार बनाने के लिए। और कांग्रेस पूर्ण बहुमत से जीती थी। 5 क्षेत्रों में तो कांग्रेस को पूर्ण बहुमत था, 3 गो क्षेत्र में कांग्रेस जो है बड़ी पार्टी बन करके उभरी। तो 8 प्रांत में कांग्रेस आसानी से सरकार बना लिया और मुस्लिम लीग का सुपरा साफ था। तो बंगाल प्रांत में जो सरकार बनाई गई, कृषक प्रजा पार्टी के द्वारा सरकार बनाया गया। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी ने सरकार बनाया और मुस्लिम लीग का सहयोग रहा, मतलब मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी ने मिलकर के सरकार बनाया। ठीक है। उसके बाद सिंध की बात करें और पंजाब की बात करें तो पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी, पंजाब में जो पार्टी सरकार बनाए वो यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। पंजाब में किस पार्टी की सरकार बनी साथियों? यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। और वहीं सिंध की बोले तो सिंध पर जो है मिली जुली सरकार बनी, मतलब बहुत सारे पार्टी ने मिलकर के यहाँ पर अपना सरकार बनाया। हम सिंध में नहीं कह सकते हैं कि किसी एक पार्टी ने सरकार बनाया, मतलब सिंध में बहुत सारे लोगों ने मिलकर के, बहुत सारी छोटे छोटी पार्टियों ने मिलकर के सरकार बनाया। बंगाल की बात करें तो कृषक प्रजा पार्टी ने सरकार बनाया और पंजाब में बात करें तो यूनियनिस्ट पार्टी ने सरकार बनाया। 8 राज्यों में
8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाया। तो 8 प्रांतों में से 5 प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था और 3 प्रांत में कांग्रेस बड़ी पार्टी बनकर के उभरी थी। इस वजह से 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाया। अब कांग्रेस ने तो सरकार बना लिया और मुस्लिम लीग अब टुकुर टुकुर देख रहा है। मुस्लिम लीग टुकुर टुकुर देख रहा है। कांग्रेस अब सत्ता में बैठ करके मलाई चाप रहा है, कांग्रेस मजा मार रहा है और मुस्लिम लीग को, कांग्रेस को देख करके अंदरे अंदरे जलन हो रहा है, क्योंकि मुस्लिम लीग को तो पूर्ण बहुमत मिला नहीं था जिससे मुस्लिम लीग जो है सरकार बनाए। और मुस्लिम लीग को कांग्रेस से होने लगा जलन। मुस्लिम लीग अंदरे अंदरे जल भून करके जो है राख हो गया और मुस्लिम लीग ने कांग्रेस से गुहार लगाया कि हमें संयुक्त प्रांत में हमें भी कांग्रेस अपनी पार्टी में शामिल करे। मतलब फिर से समझिए, मुस्लिम लीग तो किसी भी प्रांत में सरकार नहीं बना पाया, तो मुस्लिम लीग ने कांग्रेस से गुहार लगाया कि संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में, संयुक्त प्रांत जो इस तरफ आता है, संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में कांग्रेस मुझे भी अपनी पार्टी में शामिल करे और थोड़ा बहुत मलाई का मजा हमें भी लेने दे। कांग्रेस जो अकेले 8 प्रांत में जो मलाई का मजा ले रहा है, कांग्रेस अकेले मलाई चाव रहा है, कांग्रेस हमें भी थोड़ा सा मलाई चावने का मौका दे। मतलब मुस्लिम लीग ने कांग्रेस से गुहार लगाया, लेकिन कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को नहीं अपनाया, मुस्लिम लीग को ठुकरा दिया। कांग्रेस भाई पूर्ण बहुमत से विजयी हुआ था, कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी, तो उसको मुस्लिम लीग को शामिल करने का क्या आवश्यकता थी। कांग्रेस ने जो है मुस्लिम लीग को ठुकरा दिया और मुस्लिम लीग अंदरे अंदरे जल करके पूरा राख हो गया। कांग्रेस को देखना ही नहीं चाह रहा है, क्योंकि कांग्रेस 8 स्टेट में 8 प्रांत में जो है मजा मार रहा है और मुस्लिम लीग जो है मुंह ताक रहा है। तो अब आगे क्या होता है, मुस्लिम लीग को कांग्रेस ने एक्सेप्ट नहीं किया, संयुक्त प्रांत में शामिल नहीं किया, तो इंडिया विंस फ्रीडम नामक किताब अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखा गया था। इंडिया विंस फ्रीडम नामक किताब अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखा गया था। और अबुल कलाम आजाद इस किताब में लिखते हैं कि कांग्रेस नहीं, मुस्लिम लीग मूर्ख थी जो अपना संरक्षण पाने के लिए कांग्रेस के सामने हाथ फैलाया, और कांग्रेस उससे भी बड़ी मूर्ख थी जिसने मुस्लिम लीग को संरक्षण नहीं दिया। अथवा यह कह सकते हैं, ऐसे बोले थे कि मुसलमान मूर्ख था जिसने अपना संरक्षण पाने के लिए हिंदुओं के सामने हाथ फैलाया, और हिंदू उससे भी बड़ा मूर्ख निकला जो मुसलमानों को संरक्षण नहीं दिया। यहाँ पर मुस्लिम शब्द का प्रयोग मुस्लिम लीग के लिए है और हिंदू शब्द का प्रयोग कांग्रेस के लिए किया गया है, क्योंकि मुस्लिम लीग ने कांग्रेस से गुहार लगाया था कि संयुक्त प्रांत में हमें भी शामिल किया जाए। इस वजह से अबुल कलाम आजाद अपना पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम में लिखते हैं कि एक तो मुसलमान मूर्ख था जो संरक्षण मांगा, और उससे भी बड़ा मूर्ख हिंदू था जो संरक्षण नहीं दिया। तो इस कथन को भी आप याद रखेंगे कि इंडिया विंस फ्रीडम में किसके द्वारा लिखा गया था, अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखा गया था। तो ये सब बात थी दोस्तों, आप समझ गए होंगे। अब आइए इससे आगे समझते हैं। समय कितना हुआ, ज्यादा तो नहीं ना हुआ है, 1 मिनट 32 मिनट हो गया। ठीक है, 5-7 मिनट 40 मिनट के अंदर ही खत्म करते हैं। ठीक है, कांग्रेस 8 राज्यों में अपना सरकार चला रहा था। कांग्रेस जो है 8 राज्यों में अपनी सरकार चला रही थी। 8 राज्यों में कहां चला रही थी, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया। 1937 में चुनाव हुआ, चुनाव जीत करके कांग्रेस सरकार चला रही थी। इधर ध्यान देंगे, 1939 से लेकर के 1945 तक जो है द्वितीय विश्व युद्ध चलता है, सेकेंड वर्ल्ड वार यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। ठीक, और 1937 में कांग्रेस जो है सरकार का गठन करके अपना जो है 8 राज्यों में अपना सरकार चला रही थी। 28 महीनों के, मात्र 28 महीनों के शासन काल में, 28 महीना तक ही तो कांग्रेस शासन किया था। 1937 में चुनाव हुआ, 1938 में सरकार का गठन हुआ, और 1938 से लेकर के जो है कांग्रेस जो है 8 राज्यों में 8 प्रांतों में अपना सरकार चला रही थी। लेकिन जैसे ही 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज हुआ, तो ब्रिटेन ने बिना कांग्रेसियों की सहमति लिए, मतलब बिना कांग्रेस के नेता से राय विचार लिए ही भारत को जो है द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया।
ठीक है, मतलब 8 राज्यों में कांग्रेस का सरकार चल रहा है। 11 प्रांत में से 8 प्रांत में कांग्रेस का सरकार चल रहा है यहाँ पर प्रांतीय विधानसभा के अंतर्गत। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में हुआ तो ब्रिटेन ने अंग्रेजों ने बिना कांग्रेस के सहमति यानी कि बिना भारतीयों के राय विचार लिए हुए, भारतीय बोले तो बिना कांग्रेसियों के राय विचार लिए हुए, बिना कांग्रेस के नेताओं के राय विचार लिए हुए, बिना सहमति प्रदान किए हुए भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया। द्वितीय विश्व युद्ध में जब शामिल कर लिया तो कांग्रेस ने जितना 8 राज्यों में 8 प्रांतों में जो कांग्रेस के द्वारा सरकार चलाई जा रही थी, सभी तरफ से जो है 8 प्रांतों से कांग्रेस क्या कर देता है, इस्तीफा दे देता है। कांग्रेस क्या कर देता है, इस्तीफा दे देता है। कांग्रेस इस्तीफा दे देता है 8 प्रांत से। इसलिए दे देता है, भाई हम इतनी बड़ी पार्टी बन करके उभरे हैं, 8 राज्य में मेरा सरकार चल रहा है और द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को कैसे शामिल कर लिया गया, कम से कम भारतीयों से राय विचार भी तो लेना चाहिए। कांग्रेस के साथ अंग्रेज बैठक भी तो करती, राय विचार भी तो लेती। तो अंग्रेजों ने बिना राय विचार लिए हुए, बिना कांग्रेस के साथ मीटिंग किए हुए, बिना राय विचार बात विमर्श किए हुए भारत को शामिल कर लिया द्वितीय विश्व युद्ध में। जिस वजह से द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिए जाने के वजह से कांग्रेस क्या करता है, 28 महीने के शासनकाल के उपरांत क्या कर देता है, इस्तीफा दे देता है। कांग्रेस का हो गया इस्तीफा। ठीक, कांग्रेस का इस्तीफा हो गया और 1939 में इस्तीफा हो जाता है। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज हुआ था और 1939 में त्याग पत्र दे देता है। कांग्रेस के जितने भी प्रधानमंत्री थे 8 स्टेट के, सब क्या करते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं। ठीक, अब त्याग पत्र दे दिए। अब मुस्लिम लीग तो बहुत खुश, मोहम्मद अली जिन्ना बहुत खुश। मुस्लिम लीग इस वजह से खुश कि कांग्रेस 8 राज्य में 8 प्रांत में अपना सरकार चला रहा था। हम टुकुर टुकुर मुंह देख रहे थे और अंग्रेज अच्छा किया जो कांग्रेसियों से राय विचार नहीं लिया और द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल कर दिया। और कांग्रेस जो है इस बात से नाराज होकर के इस्तीफा दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। तो मुस्लिम लीग जो है बहुत खुश हो गया, बहुत खुश हो गया। और खुश होकर के मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। मुक्ति दिवस, अब तो आपको याद रहेगा कि मुक्ति दिवस कब मनाया गया था। अब तो नहीं ना भूलिएगा, इतना कहानी बता करके एक सीरीज को दूसरे सीरीज से जोड़ते हुए दर बाय दर, मतलब लाइन बाय लाइन हम समझाते आए हैं। तो अब तो नहीं भूलिएगा कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था। तो मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस इसलिए बनाया कि कांग्रेस इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस इस्तीफा दे दिया 11 मतलब 8 प्रांत से जब कांग्रेस त्याग पत्र दे दिया तो इस खुशी में 22 दिसंबर 1936 लिख दिया, सॉरी 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। यानी कि मुक्ति दिवस या धन्यवाद दिवस, मुक्ति दिवस या धन्यवाद दिवस भी कह सकते हैं। मुस्लिम लीग बहुत खुश हुआ और 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। और जब मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस के रूप में मना रहा था, धन्यवाद दिवस मना रहा था, तो इसका समर्थन बाबा साहब अम्बेडकर ने भी दिया था। भीमराव अंबेडकर ने भी मुस्लिम लीग को समर्थन किए थे। ठीक है, इस समय अंबेडकर का समर्थन मुस्लिम लीग को प्राप्त था। ठीक, यहां तक समझ गए। ठीक, यहीं तक छोड़ देते हैं। इससे आगे अगली क्लास में पढ़ाएंगे क्योंकि आगे का कहानी और थोड़ा दिलचस्प है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर छोड़ते हैं। आज की क्लास को हमने कहां पर छोड़ा है, तो मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस मना लिया। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग क्या बना लिया, मुक्ति दिवस मना लिया। कांग्रेस ने त्याग पत्र दे दिया, 8 प्रांतों से जो है त्याग पत्र दे दिया है। मुस्लिम लीग इस खुशी में आकर के 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मना रहा है, धन्यवाद दिवस मना रहा है। आज की क्लास को दोस्तों यहीं पे रोकते हैं। आगे इससे आगे की कड़ी को कल हम बढ़ाएंगे, मतलब यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद दिवस से ये स्टार्ट करेंगे और अगली क्लास में और विस्तार पूर्वक हम लोग समझने का प्रयास करेंगे 1940 में क्या हुआ, 1942 में फिर भारत छोड़ो आंदोलन को जोड़ेंगे इसी सीरीज में। तो ठीक है दोस्तों, अगर मेरा क्लास आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो हमारे YouTube चैनल उन्नयन ज्ञानबिंदु GS स्टडीज को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।